जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज जो है हम लोग देखने वाले हैं साइंस यानी विज्ञान की क्लास नंबर 7वीं। इसमें जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 276 से 350 नंबर तक देखने वाले हैं। और आज जो हमने क्वेश्चन लिए हैं सारे क्वेश्चन जो है 2025 के परीक्षाओं पर आधारित हैं। इसलिए अगर आप लोग किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। आइए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब क्वेश्चन नंबर 276 है कि कार्य करने की दर डैश कहलाती है। तो ये जो है क्या कहलाती है, तो ये मेरे दोस्त शक्ति कहलाती है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए जो शक्ति है, शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, तो P बराबर होता है W/T, मतलब कि वर्क अपॉन टाइम, यानी कि कार्य बटे समय। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु यानी पदार्थ में किसकी उपस्थिति के कारण वह विद्युत का सुचालक बनता है। इसमें जो है इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण जो है ये विद्युत का सुचालक बनता है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी कितनी होती है। तो ये जो है R/2 होती है, यानी कि जो फोकस दूरी होती है, फोकस बराबर होता है, मतलब F बराबर होता है R/2। यहाँ पर जो R है ये क्या है, तो ये मेरे दोस्त जो है ये वक्रता त्रिज्या है। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर F1 और 2F1 के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है, तो इसका निर्मित प्रतिबिंब डैश होगा। तो ये जो है वास्तविक और बड़ा होगा। दोस्तों, जो उत्तल लेंस होता है इसमें अगर वस्तु F और 2F के बीच होती है तो इसमें जो प्रतिबिंब है ये प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और बड़ा बनता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों, हम आपको एक ट्रिक बता दें, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ये जो है हमेशा उल्टा बनता है, और जो आभासी प्रतिबिंब होता है ये हमेशा सीधा बनता है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसमें जो है विभवांतर उत्पन्न करने के लिए जो है बैटरी का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई डैश है। तो ये जो है किलोवाट घंटा है। क्या है, तो किलोवाट घंटा है। अगर आपसे पूछा जाए जो एक यूनिट बराबर कितना होता है, तो एक यूनिट बराबर दोस्तों होता है किलोवाट घंटा, मतलब 1 किलोवाट घंटा होता है। बिजली जो बिल आता है ये इसी इकाई में इसको मापा जाता है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि डायनेमो में विद्युत धारा डैश के सिद्धांत का उपयोग करके उत्पन्न की जाती है। तो ये जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो है के सिद्धांत का उपयोग करके इसको जो है उत्पन्न की जाती है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का सही उत्तर के साथ मिलान कीजिए। तो यहाँ पर जो कार्य है इसका जो मात्रक होता है ये जूल होता है। तो पहले का हो जाएगा डी। बैटरी जो है ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। शक्ति जो है मेरे दोस्त ये जो है किलोवाट घंटा होता है इसका मात्रक। जो माइक्रोफोन होता है ये जो है ध्वनि से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा ऊतक उसे कठोर और दृढ़ बनाता है। तो यहाँ पर जो स्क्लेरनकाइमा ऊतक है ये जो है नारियल के छिलके में जो है इसको जो है कठोर और दृढ़ बनाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन चूर्ण प्रवार मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है। बताइए क्या होगा इसका आंसर, कि इनमें से जो है कौन चूर्ण प्रवार जो है मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर जो एंटीडोन है ये जो है इसे संबंधित नहीं है। केचुआ की बात कीजिए दोस्तों, तो केचुआ जो है एनिडा संघ में आता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी जो घोंघा है, ऑक्टोपस और जो कैटन है ये जो है इससे संबंधित है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज के एक अणु के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़ते हैं। तो ये जो है 6 अणु जुड़ते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज जब ऑक्सीजन की क्रिया करता है तो क्या बनता है, तो ये जो है C6H12O6 प्लस 6O2 जब क्रिया होती है तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा जो है ये मुक्त होती है। ठीक है, तो ये जो है इसके रिएक्शन के बाद बनता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से
कौन सी ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो यहाँ पर जो लार ग्रंथि है मेरे दोस्त, ये जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो लार ग्रंथि है दोस्तों, ये जो है बहिस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि रेटिना मुख्य रूप से डैश से संबंधित है। बताइए ये किससे संबंधित है? जो रेटिना है ये जो है विटामिन ए से संबंधित है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विटामिन ए से जो है ये संबंधित है। विटामिन ए की कमी से दोस्तों रतौंधी रोग होता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसकी कमी से जो है रतौंधी रोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए डैश की जाती है। तो इसके लिए जो है बायोप्सी की जाती है। ठीक है, ये जो बायोप्सी है ये ऊतक की सूक्ष्म जांच करता है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जीवित जीवाश्म वृक्ष का उदाहरण है? तो यहाँ पर जो जिंको बाइलोबा है ये जो है वृक्ष का उदाहरण है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं? तो यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, ये जो है अंतिम उत्पाद हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि स्मृति में सुधार के लिए आयुर्वेद में किस पौधे का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो है ब्राह्मी का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सैलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत क्या है? बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका जो प्राकृतिक स्रोत है ये है इमली। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो ऑक्सैलिक एसिड है ये इमली और पालक में होती है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है किस तत्व के आणविक रूप में परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है? तो यहाँ पर जो सल्फर है इसमें जो है आणविक रूप में जो है परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो है 8 जो है परमाणु होते हैं। ठीक है, वहीं पर जो फास्फोरस है इसमें जो 4 परमाणु होते हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि धातुओं के पत्तीदार रूप में ढलने की जो विशेषता है ये क्या कहलाती है? तो ये मेरे दोस्त जो है ये तन्यता कहलाती है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटॉन में डैश धनात्मक आवेश होता है। इसमें जो है 1.10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या को बदल देते हैं तो इसका प्रकार जो है डैश बदल जाता है। तो ये जो है समस्थानिक जो है ये बदल जाता है इसमें। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है और इसकी संयोजकता जो है ये क्या होगी? तो इसकी जो संयोजकता है ये +2 होगी। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो मैग्नीशियम है ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में डैश है। तो ये जो है उभयधर्मी है। ये जो Al2O3 है ये एसिड प्लस बेस दोनों से क्रिया करता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो यहाँ पर जो एथेन है मेरे दोस्त, तो ये जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि वस्तु के जड़त्व को निम्न में से किसमें मापा जाता है? तो इसको जो है द्रव्यमान में मापा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? तो यहाँ पर जो गामा किरणें हैं इसकी जो तरंगदैर्घ्य है ये सबसे कम होती है। गामा किरणों की ऊर्जा सबसे अधिक एवं जो तरंगदैर्घ्य है ये सबसे कम होती है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग किसमें किया जाता है? ये जो उत्तल दर्पण है इसका प्रयोग वाहनों में रियर व्यू मिरर में किया जाता है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों जो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो कॉन्वेक्स मिरर है ये बड़ा क्षेत्र दिखाता है और प्रतिबिंब सदैव आभासी बनता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि किसी व्यक्ति के निकट दृष्टि दोष को सुधारने हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए जो है अपसारी लेंस का प्रयोग किया जाता है। मतलब दोस्तों अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसको जो है अवतल लेंस कहते हैं। अगर आपसे वहां पर पूछ लिया जाता है कि दूरदृष्टि दोष के लिए जो है किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उसके लिए दोस्तों जो है उत्तल लेंस का प्रयोग
किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि 30 वाट का एक उपकरण जो है 12 वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित है, तो उपकरण में जो है प्रवाहित धारा डैश होगी। तो इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है, तो ये जो है आई बराबर होता है पी अपान वी। यहाँ पर जो आई है ये आपको निकालना है, पी का मान दिया है 30 वाट और जो वी है मतलब जो बैटरी का वोल्ट है कितना दिया है 12 वोल्ट की बैटरी है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24 और 52 60 है। तो यहाँ पर जो है 2.5 एम्पियर निकल कर आ गया। तो यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण है। तो यहाँ पर जो विद्युत डायनेमो है ये जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि डैश में वृद्धि के साथ धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में वृद्धि होती है। तो ये जो है धारा में वृद्धि के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि धारा जितनी अधिक होगी चुंबकीय क्षेत्र उतना अधिक होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी डैश में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो इसकी चाल में जो है निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा यानी जो एपिडर्मिस में डैश की एक मोटी मोमी परत होती है। तो ये जो है क्यूटिन में जो है एक मोटी मोमी परत होती है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो क्यूटिन जल की हानि को कम करती है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि पक्षियों में डैश होता है। बताइए क्या होगा इसका आंसर कि पक्षियों में जो है क्या होता है। तो इसमें जो है 4 कक्षी हृदय होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। पक्षियों और स्तनधारियों में जो है दोस्तों 4 कक्षी हृदय पाया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतः श्वसन के दौरान फेफड़े डैश के कारण हवा से भर जाते हैं। तो ये जो है फेफड़ों के स्थिति क्या है दोस्तों, यहाँ पर आंसर तो फेफड़ों की स्थिति के कारण जो है ये हवा से भर जाते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लूप किस प्रकार गर्भ निरोधक के रूप में कार्य करता है। तो ये जो है यह डिंब वाहिनी नलिकाओं के मार्ग को अवरुद्ध करता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये जो विटामिन B12 है ये जो है रक्त के थक्के बनाने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो विटामिन B12 है दोस्त ये आरबीसी निर्माण व रक्त कार्य में सहायक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाचन की प्रक्रिया डैश में होती है। तो ये जो है आमाशय में होती है। आमाशय में जो है HCl व पेप्सिन एंजाइम कार्य करते हैं। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान में सहयोग करता है। तो ये जो पत्तियां हैं ये जो है गैसों के आदान प्रदान में सहयोग करती हैं। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पत्तियों में दोस्तों रंध्र पाए जाते हैं यानी जो स्टोमेटा है ये पत्तियों में पाए जाते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पौधों को इनमें से कौन से पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है ये जो है मिट्टी से प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और जो पोटेशियम है ये जो है मिट्टी से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि थियोफ्रेटस को निम्न में से किसका जनक कहा जाता है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। आसान प्रश्न है ये और ये एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। तो जो थियोफ्रेटस है इनको जो है वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है। तो ये जो है 0.4% होती है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन ये। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान क्रमशः कितने होते हैं। तो ये जो है 12U और 1U होते हैं। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया की दर को कम करता है। तो यहाँ पर जो नमी है ये दोस्तों जो है अभिक्रिया की दर को कम करता है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है
कि ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो ये जो है 32 होती है। इसको कैसे निकालते हैं? तो ये जो कक्षों की संख्या होती है कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन सी? तो के, एल, एम और एन। ये जो है पहला कोष है, ये जो है दूसरा कोष है, ये तीसरा कोष है और ये जो है चौथा कोष है। यहाँ पर जो फार्मूला होता है 2n² जो है ये फार्मूला होता है। जिस कोष की भी आपको निकालनी है तो आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे n कोष की निकालनी है तो n बराबर 4 रख देंगे तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 गुणते 16 यानी कि 32 जो है ये निकल कर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर चतुर्थ की पूछी गई थी तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो यहाँ पर जो टाइटेनियम है मेरे दोस्त ये जो है रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। बाकी जो यहाँ पर प्लूटोनियम है, यूरेनियम है और जो थोरियम है ये जो है रेडियो एक्टिव तत्व है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तांबे से अधिक अभिक्रियाशील होता है? तो यहाँ पर जो जिंक है, जिंक दोस्तों जो है तांबे से अधिक अभिक्रियाशील होता है। रिएक्टिविटी सीरीज में जो है जिंक कॉपर से ऊपर होता है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है यहाँ पर कि अष्टक सिद्धांत इनमें से किसकी खोज के बाद अप्रासंगिक हो गया? तो ये जो है उत्कृष्ट जो गैसें हैं इनकी खोज के बाद जो है ये अप्रासंगिक हो गया। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गैस की लौ का कौन सा भाग सर्वाधिक गर्म होता है? तो यहाँ पर जो नीला भाग है गैस का ये जो है सर्वाधिक गर्म होता है। मतलब जो बाहरी नीला भाग है ये सबसे गर्म होता है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये आ सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है? तो ये जो है F बराबर ma, मतलब कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। ये जो है न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्यों के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा लगभग डैश तक होती है? तो ये जो है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो अवश्रव्य तरंगे हैं यानी कि जो अवश्रव्य सीमा है ये कितनी होती है? तो ये जो है 20 हर्ट्ज से कम होती है। और जो अल्ट्रासोनिक तरंगे हैं यानी कि जो पराश्रव्य सीमा है ये कितनी होती है? तो ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक की जो सीमा है इसको जो है अल्ट्रासोनिक कहते हैं यानी कि पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सूर्य लाइट का परावर्तक कौन सा है? तो यहाँ पर जो अवतल दर्पण है ये जो है सूर्य लाइट का परावर्तक है। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब है ये सदैव आभासी, सीधा व छोटा बनता है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा डैश लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो हाइपरमेट्रोपिया है इसको जो है दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इसके लिए जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि जो निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है तो उसके लिए दोस्तों जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य से आने वाली किरणें जो है वायुमंडल द्वारा अपवर्तित होती हैं और इसके कारण आभासी सूर्योदय वास्तविक सूर्योदय से लगभग डैश होता है? तो ये जो है 2 मिनट पहले होता है। ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है सूर्योदय पहले, मतलब सूर्योदय जो है पहले दिखाई देता है। ठीक है, इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है? तो ये जो विभक्त वलय है ये जो है इसको बोलते हैं स्प्लिट रिंग। ये जो है प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी तार से होकर धारा प्रवाहित होती है तो प्रत्येक बार जो है कंपास की सुई में विक्षेपण होता है और इस विशेषता पर सर्वप्रथम किसका ध्यान गया? तो इसमें जो है हंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड का जो है ध्यान गया। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक पेड़ की शाखा पर बैठा बंदर अचानक नीचे जमीन पर गिर पड़ता है और यह किस नियम का उदाहरण है? बताइए क्या होगा इसका आंसर आप लोग।
तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा, ये जो है ऊर्जा संरक्षण के नियम का उदाहरण है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि किस एंजाइम को पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर जो है पेप्सिन की जो है उपस्थिति की आवश्यकता होती है। ठीक है, पेप्सिन जो है आमाशय में HCl की उपस्थिति में सक्रिय होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि डैश बहुत कमजोर विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। तो यहाँ पर जो कंगारू है ये जो है बहुत कमजोर विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। जो कंगारू है ये मार्सुपियल स्तनधारी है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्यों का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है? तो यहाँ पर जो छोटी आंत है मेरे दोस्त, ये जो है उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है। बाकी जो त्वचा है इससे जो है पसीना निकलता है, जो बड़ी आंत है ये अपशिष्ट निकलने का कार्य करता है। ठीक है, और जो फेफड़े हैं इससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राणियों में जनन अंग नर और मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जो संलयन होकर डैश बनाते हैं। तो ये जो है युग्मनज बनाते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि राइबोफ्लेविन क्या है? बताइए जो राइबोफ्लेविन है ये क्या है? तो ये जो है विटामिन है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि पक्सिनिया ग्रैमिनिस कवक से डैश होता है। तो इससे जो है गेहूं में ब्लैक रस्ट होता है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पुष्प के नर जनन अंग का घटक नहीं है? तो यहाँ पर जो वर्तिकाग्र है ये जो है पुष्प के नर जनन अंग का घटक नहीं है। जो वर्तिकाग्र है ये मादा जनन अंग यानी पिस्टिल का भाग है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि फलों में मुख्यतः कौन सा हार्मोन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो यहाँ पर जो साइटोकाइनिन है ये जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? बताइए क्या होगा इसका आंसर। ये जो पेनिसिलिन है इसकी खोज किसने किया था? तो इसकी खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो पेनिसिलिन है ये जो है पहला एंटीबायोटिक है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की परमाणु संरचना का एक हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पर जो लेड है ये जो है मानव शरीर की परमाणु संरचना का एक हिस्सा नहीं है। बाकी जो मानव शरीर है इसमें जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है ये मुख्य तत्व है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होता है? तो यहाँ पर जो NH3 के 0.1 मोल का द्रव्यमान जो है सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है वाष्पीकरण कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है और उस तत्व का नाम क्या है? बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो ये जो जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है तो ये जो है 2 + 8 + 5 मतलब जिसका परमाणु क्रमांक जो है 8 5 13 14 15 होगा, वही जो है ये तत्व होगा। तो यहाँ पर जो फास्फोरस है इसका जो एटॉमिक नंबर है ये 15 होता है। तो ये जो है इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, फास्फोरस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि पिच ब्लेड किससे संबंधित है? ये जो पिच ब्लेड है दोस्तों ये जो है यूरेनियम से संबंधित है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी धातु चांदी की तुलना में कम अभिक्रियाशील है? तो यहाँ पर जो Au है ये जो है चांदी की तुलना में कम अभिक्रियाशील है। सोना जो है सबसे कम अभिक्रियाशील धातुओं में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार हैलोजन की तरह हाइड्रोजन भी डैश के रूप में मौजूद होता है। तो यहाँ पर जो द्विपरमाणुक अणु है इसके रूप में जो है ये मौजूद होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि डैश आइसक्रीम में एक स्टेबलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो जिलेटिन है इसको जो है आइसक्रीम में एक स्टेबलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है।
तो यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर दोस्तों हमने जो है आज आपको 75 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो बताइए आप लोग कितने क्वेश्चन सही किए हैं इसमें से। अब आइए आपको एक क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन है कि पौधों में भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है। ऑप्शन है श्वसन, वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण या पाचन। तो इसका जो आंसर है बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे जो है इसका सही जवाब दे पाते हैं। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको क्लास पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिएगा, साथ में दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।